प्रस्तुत कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की है। फणीश्वर नाथ रेणु अनेक कहानियाँ लिखे। लाल पान की बेगम उनकी एक मशहूर कहानी है। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक ठेस है। लोक मन के मर्मज्ञ कलाकार फणीश्वर नाथ रेणु की ठेस कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। यह कहानी कलाकार के मन की विशिष्टताओं का मार्मिक वर्णन करती है। श्रम के प्रति सम्मान की भावना, रिश्तों की गहराइयों और मनुष्यता की पक्षधरता को समझने में पाठ का योगदान महत्वपूर्ण है। आंचलिक कहानी की खूबसूरती घटना एवं संवेदना की दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। मैंने बहुत सुस्त है। पगडंडी पर तौल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, कल भैया की चिट्ठी आई है सर से। सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। मुझे याद है, मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या क्या लगेगा। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोली के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ सीखा? इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की दाढ़ी खखोरन घी को जलाने के बाद नीचे जो तल में बैठ जाता है उसको बोला जाता है के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता। घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही आ रहा हूँ भाभी, नहीं तो शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की छुट्टी कहाँ मिलती है। सिरचन जाति का कारीगर है। एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुची बनाता। फिर कुचियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी तो गेहुअन सांप की तरफ उपकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुँह जोर है, काम चोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म, अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा। आज तो अब कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पार्टी, बांस तिलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोढ़े
भूसी चुनी रखने के लिए, मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों और छतरी टोपी तथा इसी की तरह से बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव के में ऐसे कामों को बेकाम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा कर दो, वह भी कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी बोलेगा नहीं। ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं सिरचन की बात करने में भी कारीगर, सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ, इतनी बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बड़ी बात होती है, नहीं तो एक दो पटेर की पार्टियां काम सिर्फ खंसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला, क्या तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी? सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी, पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है, मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेल की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो? भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। इसलिए एक सप्ताह पहले ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर और छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियां कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर एक चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बुनाई देखते ही लोग समझ गए, इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है जो पहले कभी नहीं बनी। मंजली भाभी से रहा नहीं गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ऐसी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 सितारे जगमगा उठे। 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के, 7 भैया तारा। सिरचन जब काम में मगन रहता है तो उसका जीभ जरा बाहर निकल आती है ओठ पर। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला मैंने लक्ष्य किया। सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई हैं। दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को फलेवा किसने दिया? सिर्फ चिवड़ा और गुड़? माँ रसोई के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेले कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं। अरे मंजली, सिरचन को बूंदिया क्यों नहीं दे देती? बूंदिया मैं नहीं खाती काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप में और एक किनारे पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहू रानी, आपके मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोल कर बांटती हैं क्या? बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी की नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। मैं माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुएं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत है मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान से जाकर बाहर बैठा खाने में भेज रही थी। चुपके से एक पान का बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली,
इधर उधर देख कर शीर्षन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। शीर्षन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची और कमरे से निकल रही थी। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। शीर्षन को पान खाते देख अवाक रह गई। शीर्षन ने चाची की ओर देखकर अचरज से घूरते हुए कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौवा जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी हुई रहती थी। शीर्षन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में पान और गमकौवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। बस शीर्षन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए मानो। कुछ देर वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े थूक आया। अपनी छुरी हंसिया वगैरह समेटकर संभाल कर झोले में रखा। टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप रे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है और इस मुझौसे के न मुंह में लगाम है, नाक में सील। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चीखें मिलेंगी। बातर टोली की औरतें सिर पर गट्ठर लेकर गली गली मारी फिरती हैं। मानू नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चीख को देखती रही। सातों सितारे मन पड़ गए। माँ बोली, जाने दो बेटी जी, छोटा मत कर, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आई, विवाह में शीर्षन के हाथ की शीतल पार्टी दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं शीर्षन को मनाने गया, देखा फटी हुई शीतल पार्टी पर लेटकर कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा। ससुरी खुद मरी बेटे बेटियों को भी ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पार्टी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पार्टी को छूकर कहता हूँ, अब काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप लौट कर आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छींट झालर लगाने लगी। अभी यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता। क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़ कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन शीर्षन पर गुस्सा आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने का जी हुआ। कामचोर चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर लौटते हुए शीर्षन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकाल कर झिड़की के स्वर में कहा। शीर्षन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है, एक बार देखो। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। शीर्षन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर शीर्षन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ है दीदी। शीतल पार्टी, चीख, एक जोड़ी आसनी कुछ की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। शीर्षन ने जीभ को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ लिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो ये फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।